नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें मारवाड़ मतलब आज के जोधपुर के इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प और हाँ उथल पुथल भरे दौर में ले जाते हैं। ये कहानी है करीब 18वीं सदी के मध्य से लेके 20वीं सदी की शुरुआत तक की। काफी लंबा अरसा है ये। तो आज हम इन दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस दौरान मारवाड़ के शासकों ने क्या बड़ी चुनौतियां झेली, उनकी नीतियां क्या थीं। और मराठों के साथ फिर बाद में अंग्रेजों के साथ उनके रिश्ते कैसे बने, कैसे बिगड़े, ये सब। बिल्कुल। और उस दौर में समाज में, संस्कृति में क्या बदलाव आ रहे थे। देखते हैं कि जोधपुर ने ये जो बदलता हुआ और कई बार मुश्किल दौर था उसका सामना कैसे किया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये सफर शुरू होता है महाराजा बक्स सिंह के साथ। इनका जिक्र मिलता है 1751 के आसपास। और शुरुआती, जैसा आपने कहा, काफी नाटकीय है। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जून 1751 में बक्स सिंह ने जोधपुर किले पर कब्जा किया। और कहते हैं कि उन्होंने अपने बड़े भाई महाराजा अभय सिंह के किलेदार को मारकर ये कब्जा किया था। हाँ, फिर कुछ ही समय बाद सितंबर 1752 में अभय सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बख्त सिंह गद्दी पर बैठे। हालांकि उनका शासन बहुत ही छोटा रहा। हाँ। 1752 में ही उनकी भी मृत्यु हो गई। बख्त सिंह के बाद आए उनके बेटे विजय सिंह और इनका राज तो काफी लंबा चला, 1752 से 1793 तक। हाँ, लंबा शासन था। और इनके समय में मारवाड़ को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली, मराठों के लगातार हमले। बिल्कुल सही कहा। 1750 के दशक में, खासकर 1756 के आसपास, विजय सिंह को कई मोर्चों पर जूझना पड़ा। एक तो राम सिंह से, हाँ, जो शायद अभय सिंह के बेटे थे और गद्दी पर दावा कर रहे थे। हाँ वही। और इन लड़ाइयों में मराठों का दखल भी खूब रहा। नतीजा ये हुआ कि विजय सिंह को एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका अजमेर वो मराठों को देना पड़ा। ओहो, अजमेर! ये तो किसी भी राजपूत शासक के लिए उस समय बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। अजमेर का सामरिक और राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन विजय सिंह ने हार नहीं मानी। करीब 30 साल बाद 1787 में उन्होंने जयपुर रियासत के साथ मिलकर मराठों को अजमेर से निकालने में कामयाबी हासिल की। हाँ, शायद तुंगा की लड़ाई के बाद हुआ होगा। हाँ, संभवतः। और आखिरकार 20 जून 1790 को अजमेर पर मारवाड़ का झंडा फिर से लहराया। ये उनकी एक बड़ी जीत थी। फौजी मोर्चे पर तो ये हुआ, लेकिन विजय सिंह के दरबार में एक और ही तरह की ताकत उभर रही थी, जो काफी असाधारण थी। अच्छा, कौन सी ताकत? उनकी एक पासवान थी, गुलाब राय। उनका सियासत में दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पासवान? मतलब वो रानी नहीं थी? नहीं, रानी नहीं, लेकिन शासक की करीबी थी। और उनका प्रभाव इतना था कि इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखा है, हाँ हाँ, मशहूर ग्रंथ है, वो गुलाब राय की तुलना मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां से करते हैं। सोचिए, उन्हें जोधपुर की नूरजहां तक कहा गया है। अरे वाह, एक पासवान की तुलना नूरजहां से। इसका नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि गुलाब राय के असर में आकर विजय सिंह ने अपने पोते मान सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अच्छा। अब इससे मारवाड़ के जो ताकतवर सरदार थे वो नाराज हो गए। वो विजय सिंह के एक दूसरे पोते भीम सिंह का साथ देने लगे। तो मतलब यहीं से उत्तराधिकार का एक नया झगड़ा शुरू हो गया। बिल्कुल। और इसने मारवाड़ को और कमजोर किया। ये तो वाकई दिलचस्प है। और एक बात और पता चलती है कि विजय सिंह ने उस वक्त के मतलब कमजोर हो चुके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इजाजत लेकर अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। हाँ, विजयशाही सिक्के। ये शायद अपनी घटती ताकत के बीच भी अपनी सत्ता का एक निशान कायम रखने की कोशिश थी। फिर 1793 में विजय सिंह की मृत्यु हुई और जैसा हमने कहा, गद्दी के लिए भीम सिंह और मान सिंह में लड़ाई छिड़ गई। हाँ, पहले भीम सिंह राजा बने, करीब 1803 तक राज किया। फिर 1803 में उनकी मृत्यु हो गई। और तब आए महाराजा मान सिंह। इनका शासनकाल भी काफी लंबा और घटनाओं वाला रहा, 1804 से 1843 तक। हाँ, बहुत कुछ हुआ इनके समय में। एक बड़ी घटना तो वो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से शादी का विवाद था ना? हाँ, बिल्कुल। इस चक्कर में 1807 में उनकी जयपुर के महाराजा जगत सिंह से लड़ाई हुई। गिगोली का युद्ध कहते हैं उसे। और उसमें मान सिंह हार गए थे। हाँ, शुरुआत में हारे, लेकिन यहाँ सियासत ने पलटा खाया। मान सिंह ने मदद ली अमीर खां पिंडारी की। पिंडारी, ये वो लड़ाकों के गिरोह होते थे ना, जो भाड़े पर लड़ते थे। हाँ, वही, लूटमार भी करते थे। तो अमीर खां पिंडारी और कुछ दूसरे सरदारों की मदद से मान सिंह ने जयपुर की फौज को हरा दिया। ये कृष्णा कुमारी विवाद असल में उस दौर की राजपूत रियासतों की आपसी फूट और बाहरी ताकतों जैसे पिंडारियों के बढ़ते दखल का एक दुखद उदाहरण है।
बेचारी राजकुमारी की तो उसमें दुखद मौत हुई। सच में दुखद। अच्छा, मानसिंह के बारे में एक और खास बात पता चलती है। उनका नाथ संप्रदाय से बहुत गहरा जुड़ाव था। हाँ, ये शैव धर्म की एक शाखा है, काफी प्रभावशाली। योगी होते हैं इसमें। और मानसिंह इसके इतने बड़े मानने वाले बने कि उन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र बनवाया, महामंदिर। बिल्कुल। उनके गुरु थे देवनाथ, जिनका मानसिंह पर जबरदस्त असर था। और उन्होंने ज्ञान विज्ञान में भी रुचि दिखाई। सही कहा। सिर्फ धर्म ही नहीं, उन्होंने जोधपुर किले में मान पुस्तक प्रकाश केंद्र नाम से एक लाइब्रेरी भी बनवाई। लेकिन उनके राज का सबसे बड़ा मोड़ शायद कुछ और था। हाँ, वो था अंग्रेजों का बढ़ता हुआ असर। अच्छा। देखिए, मानसिंह अपने ही सरदारों के षड्यंत्रों से परेशान थे। अंदरूनी झगड़े थम नहीं रहे थे, पिंडारियों का दबाव अलग। तो इन सब से तंग आकर और शायद ये सोचकर कि अंग्रेजों से स्थिरता आएगी, मानसिंह ने 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि मतलब ये वो व्यवस्था थी जिसमें रियासतें अपनी विदेश नीति, सेना का नियंत्रण, ये सब अंग्रेजों को सौंप देती थीं। बदले में बाहरी हमलों से सुरक्षा मिलती थी, पर असल में अपनी आजादी काफी हद तक खो बैठती थी। तो मतलब मारवाड़ भी अब अंग्रेजों के अधीन आ गया। पर क्या मानसिंह पूरी तरह उनके काबू में थे? एक किस्सा 1832 का भी है ना? हाँ, वो दिलचस्प है। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर में एक बड़ा दरबार लगाया। राजपूताना की लगभग सभी बड़ी रियासतों के राजा आए। लेकिन मानसिंह नहीं गए। हाँ, वो नहीं गए। इसे कई लोग उनके अंदरूनी स्वाभिमान या अंग्रेजों से एक दूरी रखने की कोशिश मानते हैं। मतलब संधि के बाद भी अपनी थोड़ी स्वायत्ता दिखाने की कोशिश। हाँ, एक तरह से ये अंग्रेजों के साथ उनके जटिल रिश्ते को दिखाते हैं। वो पूरी तरह झुकने को तैयार नहीं थे शायद। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ मानने वाले थे? उनके राज में ही शिकंजा कसता गया है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने 1835 में एरनपुरा में जोधपुर लीजन नाम की एक फौज खड़ी कर दी। जोधपुर लीजन? हाँ, नाम जोधपुर का, लेकिन खर्चा मारवाड़ रियासत का और कंट्रोल अंग्रेजों का। ये रियासत के खर्चे पर अंग्रेजी पकड़ मजबूत करने का तरीका था। और फिर किले पर भी कब्जा कर लिया था उन्होंने। हाँ, हद तो तब हो गई जब 1839 में अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए जोधपुर के मेहरानगढ़ किले पर ही कब्जा कर लिया। ओह। और इसी दौरान जोधपुर में एक परमानेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसी भी बनी। मतलब अब एक अंग्रेज अफसर, पॉलिटिकल एजेंट, सीधा जोधपुर में बैठकर रियासत के काम पर नजर रखेगा, दखल देगा। मानसिंह का दौर तो वाकई बड़ा उथल-पुथल वाला था। उनके बाद 1843 में महाराजा तख्त सिंह गद्दी पर बैठे, जो 1873 तक रहे। इनके रिश्ते कैसे थे अंग्रेजों से? लगता है शुरुआत में तो इन्होंने अंग्रेजों का कहा माना। हाँ, गद्दी पर बैठते ही अंग्रेज सरकार के कहने पर उन्होंने नाथ संप्रदाय के लोगों का जो बढ़ता असर था और उनके जो विद्रोह थे, उनको दबाया, जिनसे पिछले महाराजा मानसिंह के गहरे संबंध थे। लेकिन असली परीक्षा आई 1857 की क्रांति के समय। अच्छा, 1857 में क्या हुआ? मारवाड़ में भी इसका असर था? हाँ, बिल्कुल। मारवाड़ के ही एक बड़े जागीरदार थे, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने कुछ और ठाकुरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। ये राजस्थान में 1857 के बड़े केंद्रों में से एक था। लेकिन महाराजा तख्त सिंह ने क्या किया? महाराजा तख्त सिंह ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी फौज अंग्रेजों की मदद के लिए भेजी। मतलब उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? हाँ, बिथौड़ा और चेलावास जैसी लड़ाइयां हुईं, जहां क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों और जोधपुर की फौज को हराया भी था, पर आखिर में विद्रोह दबा दिया गया। तो तख्त सिंह ने मुश्किल वक्त में अंग्रेजों का साथ दिया। फिर भी अंग्रेजों ने उनके साथ कोई खास रियायत नहीं बरती। सुना है 1870 के अजमेर दरबार में उनकी तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। हाँ, ये हुआ। 1870 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया। तख्त सिंह उसमें गए। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि उदयपुर के महाराणा को अंग्रेजों ने आने से मना कर दिया था। शायद कोई प्रोटोकॉल का झगड़ा था। उसी दरबार में तख्त सिंह की तोपों की सलामी, जो राजा के सम्मान का प्रतीक होती थी, हाँ, वो 17 से घटाकर 15 कर दी गई। ये उनके लिए जरूर बेइज्जती की बात रही होगी। तख्त सिंह के बाद 1873 में उनके बेटे जसवंत सिंह द्वितीय राजा बने और 1895 तक रहे। इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये पूरी तरह अंग्रेजों के वफादार थे। स्रोत तो यही बताते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। सबसे बड़ा सबूत है दिसंबर 1877 का दिल्ली दरबार। हाँ, वो जो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए लगा था। बिल्कुल। केसर हिंद महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय उसमें पूरी शान और शौकत से शामिल हुए।
और शायद इसी वफादारी का इनाम भी मिला उन्हें, सलामी बढ़ाई गई थी। हाँ, कह सकते हैं। उसी दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड लिटन ने उनकी सलामी 19 तोपों की कर दी। अच्छा, 15 से 19। हाँ, और फिर 1878-79 के आसपास अंग्रेजों से एक और समझौता हुआ, जिसके बाद उनकी सलामी 21 तोपों की हो गई। 21? ये तो उस समय भारत में सबसे बड़ा सम्मान था शायद। हाँ, सर्वोच्च सम्मान था। ये साफ दिखाता है कि अंग्रेज उनके रवैये से कितने खुश थे। लेकिन क्या जसवंत सिंह द्वितीय ने सिर्फ अंग्रेजों को ही खुश रखा या रियासत के लिए भी कुछ किया? कुछ सुधारों का भी जिक्र आता है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। उनके समय में मारवाड़ में कुछ आधुनिक सुधारों की शुरुआत हुई। जैसे 1881 में राज्य में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई। पहली जनगणना। 1883 में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए। उनके असर से आर्य समाज की स्थापना हुई, जिसने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, आर्य समाज। फिर 1884 में जोधपुर शहर में नगरपालिका बनी, मतलब शहरी प्रशासन की शुरुआत। और 1885 में एक बड़ा अहम कानून बना, बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। बाल विवाह पर रोक, ये तो बड़ा कदम था। हाँ, ये छोटे कदम लग सकते हैं, पर ये दिखाते हैं कि कैसे अंग्रेजों के असर में जोधपुर जैसी रियासतें भी धीरे धीरे आधुनिक प्रशासन और समाज सुधार की तरफ बढ़ रही थीं। इनका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ना था। और साहित्य कला का भी कुछ जिक्र है क्या? हाँ, उनके दरबारी कवि थे मुरारी दान। उन्होंने राजा के सम्मान में जसवंत यशोभूषण नाम का ग्रंथ लिखा। अच्छा। और मारवाड़ और ब्रिटिश राजघराने के रिश्ते भी मजबूत हुए। 1887 में जब महारानी विक्टोरिया के राज की गोल्डन जुबली मनाई गई, तो मारवाड़ की तरफ से सर प्रताप सिंह इंग्लैंड भेजे गए थे। सर प्रताप सिंह ये महाराजा के भाई थे? हाँ, छोटे भाई थे। बाद में ईडर के शासक बने। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। जसवंत सिंह द्वितीय के बाद 1895 में उनके बेटे सरदार सिंह महाराजा बने, 1911 तक। इनके समय का एक बड़ा अनोखा पहलू बताया जाता है, पोलो का खेल। बिल्कुल। महाराजा सरदार सिंह और सर प्रताप सिंह दोनों ही पोलो के जबरदस्त खिलाड़ी थे और उसे बढ़ावा देते थे। उनके समय में जोधपुर पोलो का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। अच्छा। यहाँ तक कि जोधपुर को पोलो का घर यानी होम ऑफ पोलो कहा जाने लगा। वाह! खेल के अलावा इन्होंने और क्या किया? इन्होंने एक लोकल प्रथा थी जिसे चोरी गाम या चौरी लाग कहा गया है, उसे खत्म किया। चोरी गाम, ये क्या था? ये शायद बेटी की शादी पर लगने वाला एक तरह का टैक्स या लाग बाग थी। इसे हटाना एक सामाजिक सुधार ही माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी इन्होंने अपने पिता की तरह अंग्रेजों का साथ दिया। 1900 में जब चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ। हाँ, वो चीन में विदेशियों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। बिल्कुल। तो उसे दबाने में अंग्रेजों की मदद के लिए मारवाड़ से फौज भेजी गई और इसका नेतृत्व भी सर प्रताप सिंह ने ही किया था। अच्छा। इस वफादारी के बदले महाराजा सरदार सिंह को अंग्रेजों से सम्मान भी मिला। तो अंग्रेजों के साथ नजदीकी और बड़ी होगी फिर। हाँ, जैसे 1902 के आसपास मारवाड़ के राजकुमारों को अंग्रेजों ने जो इंपीरियल कैडेट कोर बनाया था, उसमें शामिल किया गया। इंपीरियल कैडेट कोर? हाँ, ये खास तौर पर भारतीय राजघरानों के युवाओं को अंग्रेजी तौर तरीकों से फौजी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देने के लिए बनी थी। मकसद था कि वो ब्रिटिश राज के वफादार स्तंभ बने। और 1910 में राज्य में जरूरतमंदों की मदद के लिए 20,000 रुपए सालाना के अनुदान से एडमिन्स रिलीफ फंड भी शुरू किया गया। और हाँ, एक बहुत मशहूर इमारत भी तो इनके समय की है। आप जसवंत थड़ा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में सफेद संगमरमर से ये खूबसूरत स्मारक बनवाया है। बहुत खूबसूरत है वो। हाँ, उसकी नक्काशी, उसका शांत माहौल आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। उसे राजस्थान का ताजमहल भी कह देते हैं। सही कहा। तो ये थी मारवाड़ के इतिहास के लगभग 150 साल की कहानी, जो हमने इन दस्तावेजों के जरिए खंगालने की कोशिश की। ये एक ऐसा दौर था जब मारवाड़ ने पहले अंदरूनी झगड़े झेले, फिर ताकतवर मराठों का सामना किया और आखिरकार धीरे धीरे उभरती हुई ब्रिटिश सत्ता के साथ तालमेल बिठाया और उनकी अधीनता मान ली। हाँ, हमने देखा कि कैसे अलग अलग राजाओं ने न सिर्फ राजनीतिक और फौजी चुनौतियों का सामना किया, बल्कि अपने अपने तरीके से समाज सुधार और संस्कृति को भी बढ़ावा देने की कोशिश की। गुलाब राय के उस असाधारण राजनीतिक असर से लेकर नाथ संप्रदाय के चरम उभार और फिर अंग्रेजों के दबाव में उसके पतन तक, अंग्रेजों से संधि करने की मजबूरी से लेकर 1857 में उन्हीं का साथ देने तक, और फिर जनगणना, नगरपालिका, बाल विवाह पर रोक जैसे सुधारों से लेकर
जसवंत थड़ा जैसे शानदार निर्माण तक। हाँ। ये सारी बातें उस दौर की जटिलता, उसके विरोधाभासों और उसकी जीवंतता को दिखाते हैं। मारवाड़ लगातार बाहरी और अंदरूनी दबावों के बीच अपना वजूद बनाए रखने और बदलने की कोशिश कर रहा था। इन सारी बातों को सुनने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, चाहे वो विजय सिंह हो, मान सिंह हो या बाद के शासक। इन सब के लिए अपनी रियासत की जो बची खुची आज़ादी थी उसे बचाए रखना, पड़ोस की ताकतों और मराठों जैसे समूहों का दबाव झेलना और साथ ही साथ लगातार